हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में बात कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं जितनी भी मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए मेथड्स ऑफ गुडविल की बात करेंगे। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द गुडविल, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। इंटेंजिबल एसेट है, क्या है सर? इंटेंजिबल एसेट है। और सर ओनली परचेज्ड गुडविल की ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? परचेज्ड गुडविल की ही हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये सेल्फ जनरेटेड का जो पोर्शन है ये कहाँ गिवन है? सर ये गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। इतनी चीजें गुडविल से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस की थी, पुरानी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। जब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 मेथड। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितनी मेथड्स हैं सर? इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड है। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट एंड द लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ऐसे कहकर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वी हैव द 4 मेथड्स ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे फर्स्ट मेथड से, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है एवरेज? क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो वहां पर आपने मीन कैलकुलेट किया था। क्या किया था बच्चों? आपने मीन कैलकुलेट किया था। उसी मीन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ हमें उस मीन को यूज करना है कहाँ? अकाउंट्स में, और कैलकुलेट करना है एवरेज, वो भी किस चीज का? हमारे प्रॉफिट का, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें? गुडविल यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहती है थ्योरी। दिस इज वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर सबसे इजी मेथड है। क्यों इजी मेथड है सर? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर सर गिवन होने वाले हैं कुछ फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट। किस ईयर्स के? सर कुछ पिछले 3-4 साल के हमारे पास में यहाँ पर प्रॉफिट्स होने वाले हैं, और यही प्रॉफिट्स को हम क्या कर सकते हैं? यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज। किस चीज को हम यूटिलाइज करने वाले हैं? इन्हीं प्रॉफिट्स को हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट्स को, ताकि हम क्या कर सकते हैं? गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर्मूलाज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बच्चों एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में है सब फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करना है बच्चों? हमारा जो भी ओवरऑल प्रॉफिट है उसको हमें क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मेरे पास में कुछ 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 के प्रॉफिट्स मेरे पास में हैं। इसमें मैं 2012 के प्रॉफिट में ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि सर हमें इस साल क्या हुआ है? लॉस हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं बिजनेस में कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स अकेले नहीं होते, बिजनेस में लॉसेस होने की भी पॉसिबिलिटीज उतनी ही है जितना कि हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो सर ये कुछ लास्ट ईयर्स के हमारे पास में प्रॉफिट है, और कितने साल का डेटा हमें दिया है? सर 5 ईयर्स का डेटा हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? इस टोटल प्रॉफिट को निकालने के लिए हम इन सारे प्रॉफिट्स का क्या करना पड़ेगा? सर इन सारे प्रॉफिट्स का हमें सम करना पड़ेगा। चलिए करते हैं सम। कितना आ रहा है सर? 10 + 20 दैट इज 30,000। अलॉन्ग विथ 30 हमारे पास में कितना है सर? 50 + 40 दैट इज 90, और 30 + 90 होता है 120, और 120 में से माइनस करना है 30 दैट इज 90,000। तो हमारे पास में सर टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है बच्चों? दैट इज 90,000। सर 90,000 का हमारे पास में टोटल प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास में कितने बच्चों? 5 ईयर्स का हमारे पास में यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। सर लॉस है, इसको भी कंसिडर करना है। 4 ईयर्स डिले? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो,
क्योंकि डेटा हमको कितने ईयर्स का दिया है सर, 5 ईयर्स का डेटा हमको गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। सर कितना आएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, कैरी 4, 5 8 ज़ा 40, 18,000 का हमारे पास में यहाँ पर एवरेज आता है। कितने का एवरेज आता है बच्चों, 18,000 का हमारे पास में एवरेज आता है। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला सर जो भी एवरेज प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये क्या है सर, सर एक्चुअली ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, ये वैल्यू आपको बताएगा कि कितने टाइम तक आप बेसिकली जो ये एसेट आप परचेज करके आए हो उसको आप कितने दिन में क्या कर लोगे, राइट ऑफ कर पाओगे। तो इसको क्या बोला गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर बोला गया। एक्चुअली गुडविल में हमने सीखा था कि हम गुडविल को सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल की ही हम क्या करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग करते हैं। तो अब क्योंकि आपने परचेज की है, कोई ना कोई मनी आपने क्या किया होगा, पे किया होगा, तो ये मनी आप कितने दिन में यहाँ से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। इसी को यहाँ पर क्या बोला गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पर बोला गया। और ये हर बार आपको क्या होगा सर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना एज्यूम कर लेते हैं 2। तो यहाँ पर हमारी गुडविल कितनी निकल कर आ जाएगी सर, 36,000 की गुडविल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ आया बच्चों। फर्स्ट मेथड हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि सर इट्स अ वेरी सिंपल मेथड और फॉलो होती है हर जगह। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है सर, हमारे पास में पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, हम उन्हीं प्रॉफिट्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम यहाँ पर गुडविल को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेथड हमारी क्या है बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब सर ये वेटेड एवरेज क्या है, एक्चुअली ये जो मेथड है ना बच्चों, वो निकली ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बस यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है, वेट। एक्चुअली सर क्या होता है, जब हमारे पास में कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं, इस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं सर, हम रैंक्स असाइन कर देते हैं। क्या असाइन कर देते हैं सर, हम यहाँ पर रैंक्स असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। क्या होता है, जैसे आपने क्या किया होगा, कभी डांस शो देखा होगा, तो जजेस क्या करते हैं, कई सारी परफॉर्मेंस होती है, उन परफॉर्मेंस को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस वो उनको क्या करते हैं, एक नंबर असाइन करते हैं, एक रैंक असाइन करते हैं। ऐसे ही हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते हैं, एक रैंक असाइन करते हैं। उसी रैंक को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं वेट। तो अब ये जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, एक हमने रैंक असाइन कर दी है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। अब ये जो वेट होते हैं, इसी को आप बोल सकते हो कि सर हमें कैसे असाइन करना है। तो बेसिकली ये ट्रेंड है। क्या है, ट्रेंड। आप इसको इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी असाइन कर सकते हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी असाइन कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो। वैसे एक अच्छी बात बताऊं, यहाँ पर हमें ये वेट खुद से असाइन करना ही नहीं होता, एग्जामिनर हमें खुद से क्या कर देता है, वेट प्रोवाइड कर देता है। तो उस केस में कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटल वेटेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। क्यों, वाई वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वेटेड प्रॉफिट। एक्चुअली जब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल वेटेड प्रॉफिट, और जिसको डिवाइड करना है किससे, टोटल वेट से। और उसके बाद गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस को। किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, गुडविल निकल आएगी विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा सर, ये जो वेट है ना, इस वेट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हमारे जो प्रॉफिट है उसके साथ में। तो सबसे पहले आएगा 10,000, नेक्स्ट कितना आएगा सर 40,000, नेक्स्ट कितना आएगा सर 90,000, नेक्स्ट कितना आएगा 1,60,000 एंड द लास्ट इज 2,50,000। कितने का प्रॉफिट आएगा सर, 2,50,000 का प्रॉफिट आएगा। तो सर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, टोटल वेटेड प्रॉफिट। चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसको एड बैक कर लेते हैं। 40 + 60 हो जाता है 2 लाख, 2 लाख + 2,50,000 कितना हो जाएगा सर, 4,50,000। 4,50,000 + 1 लाख दैट इज 5,50,000। कितना हो गया सर, 5,50,000 का हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया। इसी के साथ में हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं हमारे वेट। कितना होगा, 5 + 4 9 + 3
12 + 2 14 + 1 15, तो टोटल वेट कितना आ रहा है सर 15। इसी जगह पर अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट, टोटल ऑफ वेट कितना आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। सर टोटल वेटेड जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है सर 5,50,000, कितना है 5,50,000, और इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल ऑफ वेट से। 15 से इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना पड़ेगा सर, गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। तो सर जो भी ये वैल्यू आएगी आप इसको सॉल्व करिएगा। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसको आप एज्यूम कर लीजिएगा 3। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, गुडविल होगा विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ आया बच्चों। ये भी एक और मेथड है एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि आपने देखा हमारे पास वापस से कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, बस हमने इसमें क्या चेंज किया, यहाँ हमने एक छोटा सा चेंज किया है कि सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स को क्या कर दिए हैं, कुछ वेट्स असाइन कर दिए हैं। तो मेथड बदलकर चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हम बोल देते हैं। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आई होंगी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो हमें याद रखना है वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अब सर क्यों याद रखना है इस एवरेज प्रॉफिट को, चलिए सीखते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में कई सारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और कई सारे एबनॉर्मल गेन्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब सर एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं और एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों कंसीडर कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। सर जब भी बिजनेस की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है नॉर्मल एक्टिविटी, क्या होती है, नॉर्मल एक्टिविटी, और एक होती है एबनॉर्मल एक्टिविटी। सर नॉर्मल एक्टिविटी वो जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होती रहती है, क्या होती है, जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होती रहती है। एबनॉर्मल की बात करें तो सर ये बहुत ही रेयरली हमें हो जाती है, 2-3 ईयर्स के गैप में कभी हमें हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे लॉस बाय फायर, क्या है सर, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब सर फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का तो हमारा काम नहीं है ना, हम तो सर क्या करते हैं, करंट एसेट्स को बेचते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को अगर बेचा और उसमें भी क्या हो गया बच्चों, हमको लॉस हो गया, तो दीज आर सम एक्टिविटीज विच आर नॉट फॉर द रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब हम क्योंकि इनको कंसिडर कर लेते हैं, तो इनको कंसिडर करने की वजह से जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट क्या होता है, अननेसेसरी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या समटाइम्स क्या हो जाता है, अननेसेसरी डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के नेट प्रॉफिट की, तो अब जबकि हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चों, तो इस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज है ना, चाहे वो एबनॉर्मेलिटीज किस चीज़ की हो, चाहे वो एबनॉर्मेलिटी लॉस की हो, चाहे वो गेन्स की हो, इसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि इन एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और अननेसेसरी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमारा एवरेज आ रहा होता है वो कभी भी सही नहीं आता। इसलिए हमें इनको क्या कर देना है, अगर लॉसेस की बात करते हैं तो इन लॉसेस की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी डिक्रीज हो गया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। वहीं वहीं इसी गेन की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिक्रीज यहाँ पर करना पड़ेगा। सर ये कौन कौन से आइटम्स को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा और ऐसे कौन कौन से आइटम है जिनको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, चलिए उसके लिए हमारे पास में एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ्यू आइटम्स विच वी हैव टू ऐड बैक, फ्यू आइटम्स विच वी हैव टू डिडक्ट। ये इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि जितना भी ये एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स होते हैं, और इन पास्ट ईयर्स में क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो हमें सारे प्रॉफिट्स कांस्टेंट लेवल पर चाहिए। किसी भी तरह की अगर एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, या उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। इसलिए उन सारे एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले सर एबनॉर्मल लॉसेस की बात की है,
इन एबनॉर्मल लॉसेस को हमें क्या करना है, वापस से ऐड बैक करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या करना है, वापस से ऐड बैक करना है। सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या करना है सर, ऐड बैक करना है। सर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐड बैक करना है। चलिए इसको क्या करते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल से, तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारी की सारी चीज़ों को हमें क्यों वापस से ऐड बैक करना है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि सर जब भी कोई भी एबनॉर्मैलिटी हो जाती है तो सर ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास में सर कुछ ग्रॉस प्रॉफिट रखा हुआ है। क्या रखा है सर, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि कितने का है बच्चों, 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द ईयर में हमको क्या हो जाता है सर, एक लॉस बाय फायर हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है। और ये जो लॉस बाय फायर है वो कितने का है सर, वो 10,000 रुपीज का। अब क्योंकि लॉस बाय फायर है सर, ये एक हमारी रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हुआ और हमने इसको कंसीडर किया है तो इसकी वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट दिखाई देगा वो कितने का शो करेगा बच्चों, 40,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट शो करेगा। और इसी जगह सर ये हमारा 2013 था। अब अगर 2014 की बात कर लें, क्या कर लें सर, 2014 की बात कर लें। इस 2014 में वापस से हमारे पास में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितने का था, 50,000 का था। और इसी में हमने इंक्लूड कर लिया था क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या ऐड कर लिया था सब, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने कंसीडर कर लिया था, जो कि कितने का था, 60,000 का था। अब क्योंकि प्रॉफिट है वो भी किसका बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट है। सर क्योंकि ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। सर रेगुलर में तो हम करंट एसेट्स को सेल करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस हम जनरेट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया तो ये हम थ्रू आउट द ईयर नहीं करते, रेयरली कभी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे लिए किस चीज़ का पार्ट है, सर ये हमारे लिए एबनॉर्मल गेन का पार्ट है। अब क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ, इससे जो आपका ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट होगा ना वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब अपन बात कर रहे थे 2013 के प्रॉफिट की, वो आ रहा था 40,000, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया था क्या, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस। और वहीं पर 2014 की बात करें तो सर यहाँ आ रहा है 60,000 का प्रॉफिट, जिसमें हमने क्या कर दिया है बच्चों, इंक्लूड कर दिया है सर कितने रुपीस का, 10,000 रुपीस का एबनॉर्मल गेन। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पर, अगर हम इस गेन को कंसीडर नहीं करते, क्या नहीं करते, अगर हम इस 10,000 के गेन को कंसीडर नहीं करते, उस केस में हमारा जो प्रॉफिट दिखाई देता वो कितना दिखाई देता, 50,000। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 60,000 2014 में, जो कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी हमने क्या कर दिया है बच्चों, इंक्रीज कर दिया है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एबनॉर्मल गेन हमने क्या कर दिया है इस प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से डिडक्ट करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। सेम एज हेयर, जब 2013 की बात करेंगे तो इस 2013 में हमने क्या कर दिया था, ये लॉस बाय फायर 10,000 रुपीज़ का हमने कंसीडर कर दिया था। और जैसे ही हमने इसको कंसीडर किया ना बच्चों, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो गया, 40,000 का हो गया। दैट मीन्स ये रिड्यूस हो गया है कितने से सर, 10,000 रुपीज़ से। अब क्योंकि आग हर साल तो लगती नहीं है, रेयरली कभी ये आग लग जाती है, तो क्योंकि अब ये रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट नहीं है, लाइक डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन तो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट है, तो हम उसको डिडक्ट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन लॉस बाय फायर हर साल नहीं होता, इसलिए ये क्या है, एक एबनॉर्मैलिटी है। क्योंकि लॉस है, लॉस के होने से हमारा जो नेट प्रॉफिट है, अगर हमने इसको कंसिडर नहीं किया होता तो उस केस में हमारा नेट प्रॉफिट कितने का शो होता बच्चों, 50,000 का होता। कहीं ना कहीं हमने अपने नेट प्रॉफिट को अननेसेसरीली क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है कितने से, 10,000 से। इसको करेक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 रुपीज़ वापस से एड बैक करना पड़ेगा, ताकि ये एबनॉर्मैलिटी यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, डिडक्ट हो जाए। तो 2013 के प्रॉफिट में ये जो 40,000 है, इसमें हम वापस से ऐड बैक कर देंगे 10,000 एबनॉर्मल लॉस के नेम से। और 2014 में जो 60,000 का प्रॉफिट था, इसमें से माइनस कर देंगे ये 10,000 जो एबनॉर्मल गेन था। सर माइनस क्यों किया,
क्योंकि इस गेन की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो गया था, अननेसेसरी इंक्रीज हो गया था, इसलिए इसको डिडक्ट करना था। वहीं पर यहाँ आपने एड बैक किया है। एड बैक इसलिए किया है क्योंकि इस एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट था वो अननेसेसरी रिड्यूस हो गया था, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो अब ये जो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा 2013 का, कितना मिलेगा सर 50,000, और 2014 का सर 50,000। ये वो प्रॉफिट्स निकल कर आए हैं जो कि एवरेज है। अब इसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये कांस्टेंट है। इनमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मैलिटी ही है, जो डे टू डे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न किया है वही हमने कंसीडर किया है, किसी भी तरह की एबनॉर्मैलिटी इसमें नहीं है। आई होप आपको जो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स हैं, तो ये एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्यों ऐड बैक कर रहे थे और इन एबनॉर्मल गेन्स को हम क्यों डिडक्ट कर रहे थे, ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने अभी इसको भी डिस्कस किया, और साथ साथ प्रॉफिट। तो ये अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो हमें क्या करना है, इसको बच्चों डिडक्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को सर एड बैक क्यों करेंगे, ये जरा समझाइए। चलिए समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनवाने वाला हूं। क्लास 11 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा और ट्रेडिंग अकाउंट आपने प्रिपेयर किया होगा। अब ठीक है सर, इसमें आपने पढ़ा होगा सर ओपनिंग स्टॉक के बारे में, इसको आपने पढ़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। चलिए यही सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स लेकर हमको चलना है, और हम ये मीनिंग जो है क्या सर, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये ओवर वैल्यूएशन क्या होता है और अंडर वैल्यूएशन। तो जब बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो ये जो वैल्यूएशन होता है ना बच्चों, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है सर ओवर वैल्यूएशन और एक होता है सर अंडर वैल्यूएशन। अब सर ये ओवर वैल्यूएशन क्या होता है और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सर सपोज आपके पास में कोई एक एसेट थी जो कितने की थी, 1000 की थी, लेकिन आप उसी 1000 वाली एसेट्स को मानकर चल रहे थे कि वो कितने में सेल आउट होगी, सर 1200 में सेल आउट होगी। आपको कितना पैसा मिलेगा, 1200। लेकिन जब वो बेचने गए तो आपको एक्चुअली कितना पैसा मिला, आपको पैसा मिलेगा 1000। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 200 रुपीज ने आपने अपनी एसेट को क्या कर लिया था, अननेसेसरी इंक्रीज कर लिया था। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी जगह जब आप अंडर वैल्यूएशन की बात करते हो तो इसी 1000 वाली एसेट्स को आपने कितने का अज्यूम कर लिया, 800 रुपीज़ का आपने अज्यूम कर लिया। और जैसे ही आपने अज्यूम कर लिया कि ये जो 1000 वाली एसेट है आप इसको सेल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 800। लेकिन जब एक्चुअली हमने सेल किया तो आपको कितना मिला, 1000 मिला। दैट मीन्स 200 इंक्रीज हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब भी ओवर वैल्यूएशन होगा तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। इसी जगह जब अंडर वैल्यूएशन की हम बात करेंगे तो इस केस में जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है। सर इसका रेलेवेंस क्या है, सर इसके रेलेवेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यही ओवर वैल्यूएशन आपको परफॉर्म करना है। किस केस में सर, जब ओवर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इस ओवर वैल्यूएशन में आपके पास में टू कंडीशन है। पहला ओवर वैल्यूएशन करोगे आप किसको, ओपनिंग स्टॉक को, फिर आप करोगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। द सेम एज हियर जब आप अंडर वैल्यूएशन की बात करोगे तो इसमें भी आपको टू एस्पेक्ट हैं। द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, द सेकेंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अब सर इनके ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन से इम्पैक्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इससे आपके प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, एक बेस सिचुएशन रखने वाला हूं। और बेस सिचुएशन कहती है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 100 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है। इससे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का निकल कर आने वाला है। ये मेरी कौन सी सिचुएशन है सर, बेस सिचुएशन है। ठीक है सर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओवर वैल्यूएशन करूंगा, और पहले ओवर वैल्यूएशन करूंगा ओपनिंग स्टॉक का और फिर ओवर वैल्यूएशन करूंगा किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन। और ओवर वैल्यूएशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक को और फिर हम यूज करेंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है सर। तो सर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सर बेस सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक 100 का है
तो जब हम ओवर वैल्यूएशन करेंगे तो इसको मैं मान लूंगा 110 का, और क्लोजिंग स्टॉक को जब मैं ओवर वैल्यू करूंगा तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा 210 का, एज पर द बेस सिचुएशन। ठीक है सर, चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। चलिए तो बना लेते हैं यहाँ पर क्या, वापस से ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहता है सर, ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या कर दिया है, ओवर वैल्यू किया 110 से। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, हमारी बेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कितना था, 200। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, कितने से, 100 से 110 कर दिया है, इसको करने से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 90 रुपीज़ का हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं बेस सिचुएशन से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए कंक्लूजन लिख लेते हैं कि सर अगर ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, सर ओपनिंग स्टॉक को हम ओवर वैल्यू करते हैं, तो ओवर वैल्यू करने से जो हमारा प्रॉफिट है, क्या है सर, जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ना वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को इन्होंने क्या किया है, ऐड बैक किया है। चलो फटाफट से देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के केस में क्या होता है। ठीक है सर, अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे वापस से क्या कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। वापस से ओपनिंग स्टॉक, बेस सिचुएशन कितनी है, 100 है, तो बेस सिचुएशन 100। और अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना है, ओवर वैल्यू करना है। तो ओवर वैल्यू कितना कर लेंगे, 210 कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से जीपी कितना निकल कर आएगा, सर जीपी निकल कर आएगा 110। क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, कंक्लूजन निकलता है सर कि जैसे ही हम ओवर वैल्यू कर देते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो अननेसेसरी इंक्रीज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया गया, लेस किया गया। समझ आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा ओवर वैल्यूएशन के बारे में, अब अपन बात करेंगे किसकी, अंडर वैल्यूएशन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं अंडर वैल्यूएशन। अब यही अंडर वैल्यूएशन को हमें वापस से 2 केसेस में अंडरस्टैंड करना है। कौन कौन सा, सबसे पहले हम अंडर वैल्यू करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, और अलॉन्ग विथ क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम यहाँ पर अंडर वैल्यू करने वाले हैं। तो क्या कर लेते हैं, वापस से एक बेस कंडीशन हम अज्यूम कर लेते हैं। और बेस कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 100 है, क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो ये 200 है, और यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा, कितने का आएगा, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो सर ये तो हमारी बेस सिचुएशन हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अंडर वैल्यूएशन करना ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को। तो सबसे पहले इस ओपनिंग स्टॉक को मैं 90 रखूंगा, और इस क्लोजिंग स्टॉक को कितना रखूंगा, 190। चलिए फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, अंडर वैल्यूएशन करते हैं किसको, सर ओपनिंग स्टॉक को, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। चलिए क्या आता है कंक्लूजन देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, सर ओपनिंग स्टॉक कितना रखना है, 90, और क्लोजिंग स्टॉक अभी भी हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है बच्चों, 200। सर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, किसकी बात करें सर, कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा अंडर वैल्यूएशन क्या है सर, जब हम बात कर रहे थे अंडर वैल्यूएशन की, तो इस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करने से क्या हुआ सर, जो हमारा प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए इस लिस्ट में जब अंडर वैल्यूएशन की बात आई, किसकी बात आई बच्चों, अंडर वैल्यूएशन की बात आई थी, तो इस अंडर वैल्यूएशन के केस में आप देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है उसको क्या कर रहे थे, हम डिडक्ट कर रहे थे। अच्छा जी ठीक है सर, अगर इसी जगह हम अंडर वैल्यूएशन करें, किसकी बात करें,
अंडर वैल्यूएशन करूं मैं किस चीज को, क्लोजिंग स्टॉक को। चलिए इस केस में देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सर ये हमारे पास में वापस से ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक को मैं वापस से 100 रखता हूं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को मैं अब कितना रख लेता हूं, 190 में अज्यूम कर लेता हूं। और जैसे ही 190 अज्यूम किया, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो बेस सिचुएशन से कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने से हमारा जो प्रॉफिट है क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसलिए हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चों, उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐड बैक कर रहे थे। आई होप आपको ये 3 पॉइंट, फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लियर हुआ होगा। द सेम एज विद द लेस्ड आइटम्स की बात करें तो एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको समझ में आया हो। चलिए बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है सर, वापस से एड बैक करना है। एंड लास्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर सबसे पहले बात करते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। क्या होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस? सर जब भी हम बात करते हैं बिजनेस में एक्टिविटीज़ की, किसकी बात करते हैं, बिजनेस में हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिकरिंग एक्टिविटी। कौन सी होती है सर? एक होती है रिकरिंग एक्टिविटी जो हम कह सकते हैं जो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक होती है नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। नॉन रिकरिंग आप बोल सकते हो जो रेयरली कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती हैं। अब हमने क्या किया है, अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास में है, और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो जनरली हमें रेगुलर इंटरवल में नहीं होता। आप लॉस बाय थेफ्ट की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो सर? लॉस बाय थेफ्ट की बात कर सकते हो। तो सर ये एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, ये एक नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है जो हमेशा नहीं होती, बहुत कभी कभी हमको हो जाती है। तो अब क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेट प्रॉफिट है इस एक्सपेंस के हो जाने से क्या होगा, अननेसेसरी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से एड बैक करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है सर? सपोज करिए आपने क्या किया है सर, एक एसेट को आपने क्या किया था सर, परचेज किया था। क्या किया था आपने? एक एसेट को परचेज किया है, कितने रुपीस का, 10,000 रुपीस की एक एसेट को आपने परचेज किया। अब आप जानते हो एसेट परचेज करना हमारे लिए किस चीज़ का पार्ट है सर? ये हमारे लिए पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब इसी एसेट परचेज को अगर आप क्या शो कर देते हो, अगर आप इसको शो करते हो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या शो करते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि ये एसेट परचेज है, दैट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड टू द हेड ऑफ बैलेंस शीट। सर ये कहाँ लिखा जाएगा सर? ये लिखा जाना चाहिए था बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया है बच्चों, इसको आपने ट्रीट कर दिया है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ट्रीट करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं सर? जनरली एसेट्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये पर्टिकुलर जो एसेट्स होते हैं उसी को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। या हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किसी भी तरह से एसेट्स को क्या नहीं करते सर, क्रिएट नहीं करते। ये एसेट्स को क्या कर सकते हैं, रिपेयर और मेंटेन कर सकते हैं। ये एक नॉमिनल अमाउंट होता है सर। क्या होता है? नॉमिनल अमाउंट होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसको हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो ये कहाँ लिखा जाएगा सर? इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया है। जैसे ही आप रेवेन्यू ट्रीट करोगे, आप इस एसेट्स परचेज को एज अ 10,000 रुपीज़ क्या कर दोगे, P&L में शो कर दोगे। और जैसे ही आप P&L में शो करोगे, इससे आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 10,000 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस यहाँ पर हो जाएगा। और इसी को करेक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
इसी जगह ठीक ऑपोजिट, इसी जगह अगर हम क्या करते हैं बच्चों, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्या, किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम ट्रीट कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है, ट्रीट कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में मान सकते हो, सर अभी हमने क्या किया है, एक एसेट्स को क्या करवाया है, रिपेयर करवाया है। क्या करवाया है, हमने एक एसेट को रिपेयर कराया है। अब क्योंकि आपने एसेट को रिपेयर कराया है तो यही रिपेयर हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड टू द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द नेम ऑफ रिपेयर्स। ये लिखा जाना चाहिए था रिपेयर्स के नेम से, जो कि कितने से आता बच्चों, 10,000 रुपीज से आता। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आप इसको शो कर दोगे एज अ एसेट्स, और क्योंकि एसेट है तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर द हेड ऑफ बैलेंस शीट। और जैसे ही आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर्स के नाम से कोई भी आइटम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इससे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट करते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इससे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए उसको क्या करना है, वापस से एड बैक करना है। लेकिन इसी जगह ठीक उल्टा, इसी ठीक जगह उल्टा, अगर हम क्या कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस केस में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगा, और उसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिक्रीज करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कुछ और आइटम्स की। ऐड वाले सारे आइटम्स हमने डिस्कस किए हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं लेस वाले कुछ आइटम्स। तो अब नॉर्मल गेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने डिस्कस किया है। नॉन रिकरिंग इनकम्स, अब हमें यहाँ पर बात करनी है किसके बारे में, इनकम्स के बारे में। अब जब भी बात करते हैं इनकम्स के बारे में, तो इनकम्स भी बच्चों हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिकरिंग एक्सपेंस, क्या होती हैं, एक होती है रिकरिंग इनकम्स और एक होती है नॉन रिकरिंग इनकम्स। सर रिकरिंग इनकम्स कौन सी, सर जो हमको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो सर ये वो इनकम्स हैं जो हमें रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में होती रहती हैं। नॉन रिकरिंग इनकम्स की बात करें तो हमारे पास में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमें कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल करके क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, वो हमारे किस चीज़ का पार्ट है, नॉन रिकरिंग इनकम्स का पार्ट है। अब क्योंकि फिक्स एसेट्स को बेचने का हमारा काम नहीं है, और इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने से क्या होगा, इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने से कहीं ना कहीं हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इस पर्टिकुलर नॉन रिकरिंग इनकम्स को हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिडक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, डिडक्ट इसलिए ही कर रहे हैं। समझ आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जनरली हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, किसकी बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो एक होते हैं सर कौन से, सर एक होते हैं हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं बच्चों, एक होते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं हमारे पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और नॉन ट्रेड की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन बिजनेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन बिजनेस। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना ओनर की, किसकी बात करते हैं, ओनर की, तो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हमें किस नेम से रिकॉर्ड करना है, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड करना है। और वहीं अगर हमारे कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगे तो उसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, सर पर्सनल बुक्स में हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे पर्सनल है, तो इनको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी इनकम हमने जो पर्सनल हुई थी वो हमने क्या कर दी है, बिजनेस की बुक्स में अगर रिकॉर्ड कर दी है, तो उसको हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा सर, डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होती है, सर समटाइम्स रेगुलर इंटरवल में जो कंपनीज हैं, जनरली हम बात कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने अकाउंट्स को क्या कराते हैं, चेक कराते हैं। और चेक कराने के लिए रेगुलर इंटरवल में उन्हें कोई ना कोई कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, ऑडिटर्स को यहाँ पर पे करनी पड़ती है। यही कॉस्ट हमारे लिए एक ऐसा एक्सपेंस बनता है जो जनरली हर साल हमें देना पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हमारे बिजनेस से डिडक्ट करते हैं।
क्योंकि ये हर साल का एक्सपेंस है, ऐसा नहीं है कि कभी को देना है कभी नहीं देना है। ये तो हमारा रिकरिंग एक्सपेंस है, और वही रिकरिंग एक्सपेंस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट यहाँ से करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। सर ये ऐसा खर्चा है जो हमें मालूम है कि हमें पे करना ही करना है, लेकिन अगर हमने पे नहीं किया है तो आप उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। आई होप सारे के सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों ये, ताकि किसी भी तरह से आपका जो गुडविल का कैलकुलेशन है वो गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट को और कैपिटलाइजेशन मेथड को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।